Guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So, दोस्तों, in this video, we are going to discuss the GST amendments जो अपने CA इंटर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जो अभी Jan 25 में उनका एग्जाम्स देने वाले हैं ना। भैया कितने ज्यादा अमेंडमेंट्स है, आप जरा बता सकते हो क्या? तो यस, अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, मतलब दीज आर नॉट द अमेंडमेंट्स, दीज आर जस्ट द क्लैरिफिकेशंस। तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ने कुछ पढ़ा था वो हम लोगों को अंडू करके वापस कुछ रीडू करना है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। सब कुछ नया ही है, एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे जो अमेंडमेंट्स का तुम्हारे पास शीट है, मतलब जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, उसका मैंने 4-5 पेजेस में सिंप्लीफाई करके तुम लोगों के लिए बना के रखा है। सो एज सून एज पॉसिबल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग ये पूरा पूरा अमेंडमेंट्स कंप्लीट करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, और हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ही डायरेक्टली फोकस करता हूँ और वही स्टार्ट कर दो, बिकॉज इजी इजी जो है वो हम लोग एंड में करेंगे। सबसे पहले डिफिकल्ट एक एक करके खत्म कर देते हैं। नाउ 16(4) इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर देयर इज वन सेक्शन कॉल्ड 16(4) जिसमें बात किया है टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी। भैया अगर टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी होगा तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर एकदम सिंपल है, 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और actual date of filing the annual return, whichever is earlier, right? This is the time limit to avail the ITC। मतलब अगर मुझे कुछ इनवर्ड सप्लाई हुआ है तो मैं कब तक उस पर जो जीएसटी भरा होगा, तो वो जीएसटी जो भरा है उसका आईटीसी में कब तक ले सकता हूं, वो मुझे 16(4) बताता है, राइट? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज वन पर्सन हु इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड आई एम इन इंडिया। तो मैंने क्या किया, कुछ गुड्स इंपोर्ट किए ना। तुम लोगों को मालूम होगा, अगर गुड्स इंपोर्ट किए होंगे तो मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स भरना पड़ता है। सो अमित महाजन विल हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी जब भी आरसीएम के अंदर टैक्स होता है, मतलब जब भी आरसीएम के अंदर टैक्स होता है, तो उसके इन दैट केस अपने को सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है। सेल्फ इनवॉइस, बिकॉज अपने ऊपर किसी ने टैक्स इनवॉइस रेज नहीं किया होगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम लोगों को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है जीएसटी का, right? Perfect है। And once I make a payment of that GST to the government, I will be able to claim the ITC of that particular amount which I paid to the government। करेक्ट है। सो मेरे पास कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए इनवॉइस ही नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल्फ इनवॉइस रेज करूंगा, which will create liability on me to pay the GST to the government। So once Amit Mahajan makes the payment, he is eligible for ITC। बट हुआ क्या, ये ट्रांजैक्शन कभी का था? ये ट्रांजैक्शन था 23/12/2023 का ट्रांजैक्शन था, इंपोर्ट का। और मैंने सेल्फ इनवॉइस रेज ही नहीं किया, सेल्फ इनवॉइस रेज ही नहीं किया। तो सेल्फ इनवॉइस रेज कभी किया मालूम है? सेल्फ इनवॉइस रेज किया 2026 में, मां कसम 3 साल के बाद सेल्फ इनवॉइस रेज किया। सो ऑफ कोर्स, मतलब सेल्फ इनवॉइस रेज नहीं किया मतलब पेमेंट भी नहीं किया होगा। सो मैंने 23/12 के टाइम का जो पेमेंट करना चाहिए था, मैं 26 में किया। तो ऑफ कोर्स मुझे जो टैक्स भरना पड़ेगा वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। ना तो क्वेश्चन कम, जो मैंने टैक्स भर दिया है, जो भले डिलेड बेसिस पे विद इंटरेस्ट भरा है, विल आई गेट द आईटीसी ऑफ दिस टैक्स अमाउंट, इज द क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला टाइम लिमिट तो चला गया ना। अरे ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का तो टाइम लिमिट चला गया। वो क्या था उसका टाइम लिमिट? 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2025, और एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। सो कहने से 25 को खत्म हो गया ड्यू डेट फॉर टेकिंग द आईटीसी। बट उन्होंने बोला है दैट इवन दो टाइम लिमिट इज ओवर, बट स्टिल एक क्लैरिफिकेशन से उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम। जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लिया जाता है तभी समझा सेल्फ इनवॉइस जो रेज करना पड़ता है, और सेल्फ इनवॉइस डिलेड बेसिस पे रेज किया और डिलेड बेसिस पे पेमेंट भी किया होगा, बट स्टिल आई विल गेट द आईटीसी बिकॉज टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ध्यान देना, clarification on availability of input tax credit on ducts and manholes used in network of optical fiber cables OFC for providing telecom service in terms of section number 17(5)। मैंने क्या किया, सी मेरा जो इनवर्ड सप्लाई था, इनवर्ड सप्लाई किसके लिए था? मुझे बेसिकली टेलीकॉम सर्विस देना है, उसके लिए क्या चाहिए, एक डक्ट चाहिए। डक्ट मतलब ये उसके अंदर से वायर्स जाएंगे, बराबर। और मैनहोल्स मतलब क्या? अभी तुम लोग ने देखा होगा कि भाई अगर मैनहोल्स मतलब क्या, कि अगर कुछ रिपेयरिंग पर अगर हम लोग ने अंडरग्राउंड वायर्स डाल दिए, तो रिपेयरिंग पर्पस के लिए उनको
कि पूरा का पूरा उनको क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा उनको जमीन खोदना पड़ता है। तो इसके उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, मैनहोल्स बना के रखते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैनहोल से अंदर जाके तो जो भी उनको रिपेयरिंग करना है वो कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने इनवर्ट सप्लाई किसका लिया है, डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनाने का लिया है। सो कहने से मेरा ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो इनवर्ट सप्लाई लिया है वो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इनवर्ट इनवर्ट सप्लाई में सेक्शन नंबर 17(5) में हम लोग ने एक पॉइंट देखा था दैट अगर मेरा इनवर्ट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है एंड आई एम मेकिंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाता है जो भी मैं पे करता हूं टू द बिल्डर। बराबर। अगर मैंने बिल्डर को पे किया है और किसके लिए मैंने क्या बनवाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवाया, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी, तो मुझे आईटीसी मिल जाता है। बट अगर मैंने अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बनवाया तो मुझे दोस्तों आईटीसी नहीं मिलता है। ये नॉर्मल हम लोगों का 17(5) का पॉइंट है, राइट। बट इन दिस केस डक्ट्स एंड मैनहोल्स जो है वो क्या माने जाएंगे, मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी माने या अदर देन प्लांट एंड मशीनरी माने। तो उन्होंने क्लैरिफाई करके बोला है कि प्लीज ट्रीट दीज पॉइंट्स एज, मतलब ट्रीट दिस एज प्लांट एंड मशीनरी। बस दैट्स इट, इतना ही तुम लोगों को याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डक्ट्स एंड मैनहोल्स क्या है, ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, यू विल गेट द आईटीसी। और मेरे हिसाब से दिस पॉइंट कैन कम इन द एग्जाम। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन। अभी देखो ये जो वारंटी का जो पॉइंट है ना, वारंटी का पॉइंट ये जो है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे। चलो मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूं। देखो सबसे पहले इधर एक एप्पल है, उसके बाद इधर देयर इज मेपल। मेपल इज एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ एप्पल, ठीक है। एंड देयर इज वन कस्टमर। ये कस्टमर मेपल के पास जाता है कुछ खराब हुआ तो, एंड मेपल जो है वो ऑथराइज डीलर है। अगर कुछ खराबी हो सब हुआ तो मेपल मुझे क्या करता है, सर्विस दे देता है। सो बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तीन लोगों के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि अंडर वारंटी अगर मैंने कुछ पार्ट रिप्लेस करके दिया, अंडर वारंटी अगर मैंने कुछ रिपेयरिंग सर्विस लिया मेपल से, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी दैट जीएसटी लाइबिलिटी एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी दिस अंडरस्टैंडिंग। सो हम मैंने क्या किया तुम लोगों के लिए, मैंने तुम लोगों के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी ये दोनों का एक साथ मैंने एक ही चार्ट में, मतलब तुम लोगों ने ये देखा ना, तो ये सब कुछ एक पेज में इधर हो गया और दूसरा पेज इधर हो गया। इसमें तुम लोगों का पूरा कवर हो जाएगा यही दो पेजेस में। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम लोग ने शीट देखा ना, तो शीट में क्या किया उन्होंने, शीट में अलग अलग लिखा है, पर मैं अलग अलग में एक चैप्टर में 4 सिचुएशंस डाल दिए, दूसरे चैप्टर में 4 सिचुएशंस डाल दिए, पर चारों सिचुएशंस इन बोथ द चैप्टर्स आर द सेम। तो मैंने क्या किया, दोनों एक साथ करके तुम लोगों को पढ़ा दिया, मतलब एक ही इसमें 4 सिचुएशंस लिख दिए और उसके अंदर दोनों चैप्टर्स लिख दिए, राइट। तो उसमें अलग अलग पढ़ने का तुम लोगों को जरूरत नहीं है। ओके, अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग, whether GST would be applicable on such replacement of parts or supply of repair service without any consideration from the customer। अभी मैं सीधा सीधा इससे भी बेटर मैं तुम लोगों को इधर से एक्सप्लेन करता हूं पूरा, ठीक है। ओके, एक्चुअली कट करना मेरा रह गया, मैं अलग मैंने पहले नोट्स बनाए थे, मेरा कट करना रह गया, तो एक्चुअली ये कट होने वाला है। तो ये सब कुछ मैंने इधर बनाया, कल ही बनाया, ठीक है। इधर आ जाओ, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर्स ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। केस नंबर 1, वैल्यू इंक्लूड्स वारंटी। मतलब क्या, एकदम सिंपल वे में समझेंगे, आराम से समझो, रिलैक्स होके बैठो एकदम। वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रिपेयर्स अंडर वारंटी बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब जो मैन्युफैक्चरर, जो एप्पल जो था, एप्पल ने जो रिपेयर्स का सर्विस दिया एंड दैट सर्विस ही गेव अंडर वारंटी। तो अगर एप्पल ने कस्टमर को अंडर वारंटी सर्विस दिया होगा, तो कैन यू टेल मी वन थिंग, उस पे जीएसटी लगेगा क्या, वो कस्टमर से जीएसटी लेगा क्या? तो पॉइंट इज कि अगर अंडर वारंटी होगा तो कंसिडरेशन थोड़ी चार्ज होगा। अगर कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं हो रहा है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। सो वही देखना है कि वेदर द एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ है क्या। देखो, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर उस पर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, मतलब वो वारंटी के अंदर फॉल नहीं हो रहा था ना, इसके वजह से दोस्तों इस पे जीएसटी लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज योर केस नंबर 1। ठीक है, ये किसने सर्विस दिया डायरेक्टली, मैन्युफैक्चरर ने सर्विस दिया है, तो मैन्युफैक्चरर कभी भी जीएसटी नहीं लगाएगा अगर कंसिडरेशन नहीं होगा। अभी केस नंबर 2 का बात करते हैं। केस नंबर 2 में ये देखो, ऊपर जो पॉइंट बोला था वो ये पॉइंट है। इज डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, इज हु डिस्ट्रीब्यूटर required to pay GST when he does the repairs or replacements on behalf of the manufacturer without taking any consideration from the customer. Now Apple is not providing service to the customer,
Here who is providing service? Maple is providing service to the customer. ना हुआ क्या कि मेरा मेरे अगर कैमरा में कुछ खराबी होगी तो इसकी वजह से मैं एप्पल के पास नहीं गया, मैं मेपल के पास गया। ऑथराइज्ड डीलर था ना, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है वो। मैं उनके पास गया, उनको बोला कि कैमरा थोड़ा खराब हो गया है। नाउ मेपल ने मुझे सर्विस दी कैमरा ठीक करने की। क्वेश्चन कम्स कि मेपल ने जो भी मुझे सर्विस दी है दैट इज अंडर वारंटी, सो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? द आंसर रिमेन्स द सेम। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन विच इज चार्ज्ड बाय मेपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कस्टमर, देन इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर उस पे कंसिडरेशन चार्ज हो गया तो दोस्तों जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये केस 2 भी इधर हो गया। केस 1 में मैन्युफैक्चरर सर्विस देता है एंड केस 2 में अंडर वारंटी डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस देता है। एकदम बराबर। उसके बाद आते हैं केस 3 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। सब लोग पूरा फोकस इधर करो, इधर रखो। पार्ट का रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, मतलब अंडर वारंटी पार्ट का ही रिप्लेसमेंट हो गया। पार्ट रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, इन दिस केस इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? पार्ट रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? सर अभी तक जो बात कर रहे थे ना हम, अभी तक हम लोग इसकी रिलेशन का बात कर रहे थे, ये रिलेशन या फिर ये रिलेशन। अभी हुआ क्या कि ये बंदा किधर, अमित किधर गया था? मेपल के पास गया था। मेपल ने कुछ उसको सर्विसिंग करके दिया या पार्ट चेंज करके दिया, एज द केस में भी ना। मेपल ने जो सर्विस करके दिया, कैन आई से दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल? उसने अगर पार्ट चेंज किया होगा तो पार्ट मेपल ने खुद के स्टॉक में से निकाला है पहले और उसके बाद दे दिया है। सो कहने से मेपल का स्टॉक खत्म हो गया, और खत्म हो गया मतलब कम हो गया मेपल का स्टॉक। और वो एक्चुअली किसने सर्विस देना चाहिए था? एप्पल ने सर्विस देना चाहिए था। नो, हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? अभी वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू पर्संस, कि मेपल ने जो एप्पल को सर्विस दिया है ना, टू प्रोवाइड द सर्विस टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल का था, बट हु गिव द सर्विस? मेपल गिव दिस सर्विस, करेक्ट है, टू द कस्टमर। तो कैन आई से मेपल गिव दिस सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल? तो अभी हम लोग इसके टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंपल वे में समझते हैं। देखो, कैम इज नॉट वर्किंग, कैम मतलब कैमरा इज नॉट वर्किंग। आई वेंट टू मेपल, ओके, मेपल रिप्लेस द कैम एंड वारंटी गिवन बाय द वारंटी किसने दिया है? मैन्युफैक्चरर ने दिया है। कैम किसने रिप्लेस किया? मेपल ने रिप्लेस किया। कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? इसने बोला था मैं कैम रिप्लेस करके दूंगा, पर किया किसने? मेपल ने। सो कहने से मेपल विल टेक द कैम फ्रॉम एप्पल, करेक्ट है। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोस वेयर मेपल विल बी एबल टू चार्ज अमाउंट फ्रॉम एप्पल। नो, कैसे होता है? सबसे पहला बात, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल, मतलब सिंस मेपल ने खुद का कैमरा यूज किया तो इसके वजह से मेपल पे क्या करेगा मालूम है? मेपल एप्पल पे एक इनवॉइस रेज करेगा। मेपल एप्पल पे एक इनवॉइस रेज करेगा और बोलेगा कि भाई ये मैंने तेरे बिहाफ पे बेचा है तो प्लीज मुझे पैसा दे देना। सो एक इनवॉइस रेज होगा और ये इनवॉइस पे लिखा जाएगा कि ये भाई देखो, वैल्यू ऑफ सर्विस इतना है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया, और उस पर जीएसटी चार्ज होता है 10,000 रुपीज, सो प्लीज गिव मी 1,10,000 रुपीज। सो एप्पल क्या करेगा? एप्पल बेसिकली ये पेमेंट करेगा मेपल को, बराबर। ओके, तो देखो, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल फॉर द कैमरा रिप्लेस्ड विच वाज अवेलेबल विथ मेपल, मेपल के पास ही अवेलेबल था। कहने से मेपल ने वो कैमरा इधर ही मस्ट हैव परचेस्ड इट फ्रॉम एप्पल और ही मस्ट हैव परचेस्ड इट फ्रॉम सम थर्ड पार्टी। कहने से किधर से भी परचेस किया होगा। कहने से मेपल ने वो कैमरा जब भी परचेस किया था तभी उस पर जीएसटी पे किया होगा, बराबर ना? उसने जीएसटी पे किया होगा। ओके, इधर तक रुको। सो वापस पढ़ रहा हूं, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल फॉर द कैमरा रिप्लेस्ड विच वाज अवेलेबल विथ मेपल, ठीक है, either purchased from Apple or third party by paying the GST. So, and I must have taken the ITC, gone Maple. Okay, अभी मेपल क्या करेगा? इसको बोलेगा भाई मुझे इनवॉइस और जीएसटी दे दे, ठीक है। तो ये बेसिकली एप्पल उसको 1,10,000 का पेमेंट करेगा। मेपल के पास 10,000 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए आता है। सो मेपल क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। सो मेपल टू कलेक्ट द वैल्यू प्लस जीएसटी, 10 लाख प्लस 1 लाख, एंड सॉरी 1 लाख प्लस 10,000, सॉरी 1 लाख प्लस 10,000, एंड जीएसटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा, बराबर ना? सप्लायर है वो, ठीक है। द क्वेश्चन कम्स कि मेपल के पास जो भी पहले उसने
एप्पल से परचेज किया था या फिर मे बी थर्ड पार्टी से परचेज किया था, तभी उसने जीएसटी पे किया था, तो उसका भी उसने आईटीसी लिया होगा ना, बराबर? तो वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया था। तो ये जीएसटी का रिवर्सल करने का जरूरत है क्या, ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला ना बाबा ना, ये रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है, ये रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है। ये आंसर आ गया। ओके, तो ये मेपल के पास जो ऑलरेडी असेट था, वो असेट का जो आईटीसी उसने लिया था, वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दिया ना, तो क्वेश्चन आता है कि आईटीसी रिवर्स करना है क्या, आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। ये फर्स्ट आंसर आ गया आईटीसी का। सेकंड पॉइंट ये आता है, कहने से एप्पल मेड अ पेमेंट ऑफ 1 लाख प्लस 10,000, यस। सो एप्पल ने भी जीएसटी पे किया 10,000 का, यस। सो कहने से एप्पल विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ 10,000 रुपीज, बिकॉज उसका इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे किया है। तो यस, उसको आईटीसी मिल जाएगा। सो एप्पल कैन अवेल द आईटीसी एंड आईटीसी नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय मेपल। और कौन सा आईटीसी, आई होप एवरीबडी गॉट इट। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सिंपल, एकदम आराम से सुनो। जस्ट तुम लोगों का जो स्पीड होगा ना, वीडियो का स्पीड थोड़ा कम करना, नहीं समझोगे तो वापस पीछे जाना और इमेजिन करना कौन किधर क्या कर रहा है, ठीक है? अदरवाइज एक रफ बुक में ऐसे ड्रॉ करके रखना, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, इसकी वजह से तुम लोगों को बोल रहा हूं मैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज। मतलब क्या हो रहा है, अभी अभी तक क्या हुआ था, अभी तक क्या हुआ था कि मेपल ने खुद के स्टॉक में से निकाल के दे दिया, उसके बाद उसने इनवॉइस रेज किया, भाई मुझे अभी कैमरा दे दे करके, बराबर। अभी इधर ऐसा नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है मालूम है, मेपल को समझा कि भाई ये कैमरा का रिक्वायरमेंट है, तो एप्पल क्या करता है, एप्पल मेपल को कुछ कैमरा भेज देता है, और मेपल क्या करता है, मेपल वही कैमरा कस्टमर को लगवा के दे देता है। नाउ द क्वेश्चन कम, इसमें कुछ कंसिडरेशन होगा क्या? इसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। मेपल टू कस्टमर कुछ कंसिडरेशन होगा क्या? नहीं, बिकॉज ये तो वारंटी के अंदर है। सो कहने से दोनों जगह पे कंसिडरेशन नहीं है, करेक्ट? सो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, हम लोग ने केस केस वन केस टू में देख लिया कि कस्टमर से अंडर वारंटी कुछ किया तो। बट ये जो अंडर वारंटी, मतलब ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है, उस पे जीएसटी लगेगा क्या? इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन। तो देखो, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज, सो एप्पल गिव्स कैमरास to Maple and Maple replace the cam to the customer. Is there any consideration which is charged in both the places? No. So no consideration is charged. So no GST. And Apple ने, now you will say कि सर Apple ने जब भी वो कैमरास किधर से परचेज किए होंगे, एप्पल ने बोल रहा हूँ, कैमरास परचेज किए होंगे, तो कहने से उस पे आईटीसी एप्पल ने लिया होगा, बराबर है? अभी एप्पल मेपल को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें बेच रहा है, तो ये जो आईटीसी जो लिया है, वो विदाउट कंसिडरेशन करके कुछ रिवर्स करना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। हम लोगों को अभी दिख रहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसका जो पैसा है, जब भी ये बंदे को बेचा था ना, अमित महाजन को, जब भी फोन बेचा था, तभी सब पैसा रिकवर किया था इसने भाई। सो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्विस ओनली। एंड दैट्स वाई इधर भले दिख रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एप्पल इज एक्चुअली नॉट गिविंग दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वो पहले कस्टमर से पैसा लिया हुआ है दोस्त, राइट? परफेक्ट। तो ये अपना पॉइंट इधर क्लियर हो गया कि मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज, सो एप्पल आल्सो नीड नॉट रिवर्स द आईटीसी। एब्सोल्युटली राइट। हम लोग अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पूरा पूरा फोकस करना, इसमें तुम लोगों का गजब लेवल का फोकस लगेगा। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर। सर ये क्रेडिट नोट किधर से आया? देखो, होता क्या है, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ। मेपल को मालूम है कि भाई ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं अपने अपने आजू बाजू के एरिया में, जिनका कुछ ना कुछ तो खराबी हो जाती है, और उनको समझ रहे हैं कि यार ये जो मॉनसून का टाइम है ना, तभी मॉनसून के टाइम पे बहुत सारे कैमरास खराब हो जाते हैं, और वो अंडर वारंटी, अरे अंडर वारंटी के 1 साल का वारंटी रहता है, वो अंडर वारंटी अभी नहीं है, तो लोगों के अंडर वारंटी नहीं होंगे, तो अपने मेपल के पास आएंगे और रिप्लेस करेंगे। सो मेपल को भी धंधा करना है, तो मेपल ने क्या किया, कुछ कैमरास का ऑर्डर प्लेस किया एप्पल के साथ। सो एप्पल ने कुछ कैमरास बेच दिए, सिर्फ कैमरा बोल रहा हूं, सिर्फ कैमरा बेच दिया, 500 कैमरास बेच दिए, 500 कैमरास ऑफ 10,000 ईच। सो कहने से एप्पल क्या करेगा, एप्पल एक इनवॉइस रेज करेगा 500 इंटू 10,000, ठीक है? सो कैम का वैल्यू कितना हो गया, 500 इंटू 10,000, कितना होता है रे? 500 इंटू 10,000। अभी अपना जरा अपना इनवॉइस थोड़ा छोटा हो गया ना, थोड़ा इनवॉइस बड़ा करते हैं। सो कितने जीरोस आ गए ये?
1 2 3 4 5 6 सो बेसिकली 50 lakhs का चार्ज किया है टू दिस मेपल, बराबर। और उस पे जीएसटी भी लगाया, समझो 10% का जीएसटी है, सो इट कम्स टू व्हाट 5 लाख रुपीस। और ये मेपल ने क्यों लिया था? मेपल ने लिया था क्योंकि मेपल वांट्स टू सेल दीज कैमरास फर्दर। सो 55 लाख का पेमेंट मेपल ने कर दिया। अभी हुआ क्या, अमित महाजन आया मेपल के पास और मेपल को आके बोला, अरे मेपल सुन ना यार, अपना ये जो कैमरा है ना, फोन है ना, फोन, ये फोन में कैमरा खराब हो चुका है और मुझे वो कैमरा रिप्लेस करना है। मेपल बोला, अरे यार एक बार पूछ लेते वारंटी में है क्या? मैंने बोला हाँ वारंटी में, बच गया मैं, अभी पैसा नहीं लगेगा। मेपल अभी क्या करता है मालूम है? ये जो 500 कैमराज लिए होते हैं ना, 500 कैमराज लिए होते हैं, मेपल के पास दो ऑप्शन है। मेपल के पास ऑलरेडी कुछ 500 कैमराज है, वो 500 कैमराज में से एक कैमरा रिप्लेस करके दे। पर मेपल बोलेगा यार मैं फ्री में क्यों करके दूं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल का है ना। तो मैं मेपल बोलेगा एप्पल को, भाई एप्पल ये देख अमित महाजन करके कैसा कोई आया है, उसको प्लीज कैमरा रिप्लेस करके चाहिए। तो यार एप्पल बोलते तेरे पास है ना, अभी के लिए कर देना, अभी अभी के लिए तेरे पास जो एक कैमरा है वो दे दे फ्री में। तो मेपल बोलेगा अरे भाई तूने तो मेरे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एक कैमरा देने का, एक कैमरा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एप्पल का है, बराबर है। तो एप्पल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एप्पल ने कैमरा देना चाहिए। बात तो बराबर है कि एप्पल ने कैमरा देना चाहिए, बट इधर पॉइंट ऐसा है कि मेपल के स्टोर पे खड़ा है वो बंदा। तो डज इट लुक गुड फॉर एनी मैन्युफैक्चरर और एनी कंपनी टू से कि नहीं तू डायरेक्टली एप्पल से बात कर? अरे भाई तू ही तो ऑथराइज्ड डीलर है एप्पल का। सो मेपल कैन नॉट से कि नहीं तू डायरेक्टली अभी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा, ऐसे तो नहीं बोल सकता। सो मेपल ने क्या किया मालूम है? मेपल ने 500 यूनिट्स में से ही वाज गोइंग टू सेल इट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, बट उसको उसमें से एक किधर यूज करना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ रहा है। पर मेपल बोलेगा भाई एप्पल देखा 500 में से मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तेरे तरीके से, तेरे तरफ से। मतलब ऐसे मान लेंगे कि तूने मुझे 499 ही दी है, मैं 500 का पेमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं पेमेंट करूंगा सिर्फ 499 का। क्यों? बिकॉज एक जो मैंने मेरे इसमें से यूज किया है ना, वो तूने मुझे दिया, मैंने उसको दे दिया। सो मेरा सर्विस नहीं है। सो तूने मुझे जो इनवॉइस रेज करके दिया है दैट इज फॉर 500 यूनिट्स, प्लीज रेज द इनवॉइस फॉर 499 यूनिट्स। बिकॉज तेरे में से एक मैंने यूनिट किसको दे दिया? अमित महाजन को दे दिया, अभी 499 है, विच आई विल सेल इट टू माई कस्टमर्स, बिकॉज मेपल के खुद के कस्टमर्स को उनको बेचना था। नाउ बट इनवॉइस तो रेज हो गया था ना 500 यूनिट्स का। अगर 500 यूनिट्स का इनवॉइस रेज हो चुका था, कैन आई से दैट अभी Maple was not ready to make a payment of 500 units. Maple was ready to make a payment of only 499 units. नाउ क्या करे, इनवॉइस तो 500 का है, तो इसके वजह से एप्पल क्या करता है? एप्पल एक यूनिट का क्रेडिट नोट इशू करता है। एप्पल एक यूनिट का क्रेडिट नोट इशू करता है, जिसके वजह से मेपल को जो पेमेंट करने का लायबिलिटी आता है ना, वो अभी 500 का नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 499 का आएगा। अंडरस्टैंडिंग? सब कुछ समझा तुम लोगों को ये कैसे हो रहा है? यस। एंड मेपल को अभी मेपल के जीएसटीआर 2B में कहने से 500 यूनिट्स का आईटीसी दिखता होगा, बराबर। पर उसने कितने का पेमेंट किया है? 499 यूनिट्स का। कहने से एक यूनिट का जो आईटीसी एक्स्ट्रा मेपल के पास है, कहने से मेपल विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली राइट, मेपल विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। करेक्ट है भाई, एकदम मस्त पॉइंट था। अगर समझा तो मजा आएगा, नहीं समझा तो वापस पीछे जाके वापस देखना, अरे मैं बोल रहा समझ में आ जाएगा, स्पीड कम करना सब समझ में आ जाएगा। राइट? तो एक का रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी, बिकॉज एक का उसने पेमेंट नहीं किया था, उसने 499 का पेमेंट किया था, बट उसके जीएसटी 2B में 500 यूनिट्स का आईटीसी दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो अभी मैंने बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड में ये चीज लिखा है। देखो, एप्पल आराम से, एप्पल ऑलरेडी सोल्ड 500 कैमराज टू मेपल, बराबर। मेपल इज गोइंग टू सेल इट फर्दर टू कस्टमर्स हुज कैमराज टर्न आउट टू बी फॉल्टी विच आर नॉट अंडर वारंटी। मेपल को तो खुद का धंधा बिठाना है भाई, उसको बेचना है आगे, हम उसको एप्पल का हेल्प नहीं करना है इसमें, उसको तो खुद को बेचने का है आगे। बट इफ मेपल गिव्स वन कैम टू कस्टमर हु वाज अंडर वारंटी, देन वन कैम वाज गिवन बाय मेपल विच वाज सपोज्ड टू बी गिवन बाय एप्पल, वो मेपल ने दे दिया। करेक्ट? नाउ why will Maple pay for 500 cams where one cam was sold on behalf of Apple? And thus he should be charged only for 499, and therefore credit note issue करना पड़ेगा for one cam। एंड कौन इशू करेगा? एप्पल इशू करेगा, बराबर। नाउ आईटीसी रिवर्सल का बात करते हैं।
आईटीसी रिवर्सल के केस में मेपल को क्या करना पड़ेगा? मेपल को दोस्तों आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो आईटीसी ऑफ 1 यूनिट फॉर व्हिच ही गॉट द क्रेडिट। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये जो एप्पल था, ये एप्पल को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? इसका मतलब क्या सर? एप्पल को कौन सा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? बिकॉज़ एप्पल ने भी जो कैमरा दिया ना, एक कैमरा, कैन आई से वो जो एक कैमरा दिया, सो टोटल उसने 499 कैमरास दिए और एक कैमरा दिया, बराबर है? तो ये कैमरास एप्पल ने किधर से परचेज भी किए होंगे ना, तो उस पे जीएसटी पे करके उसने आईटीसी लिया होगा। यस, परफेक्ट है। तो अभी एप्पल के आईटीसी का हम लोग बात कर रहे हैं। सो आईटीसी रिवर्सल चाहिए क्या एप्पल को? 499 कैमरा जो मेपल को दिए, उसका भी आईटीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो तो सेल किया भाई फॉर अ कंसिडरेशन। एंड एक जो अंडर वारंटी बेचा है, वो अंडर वारंटी है, भले आज उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, पर पहले उसको मतलब पहले उसको पेमेंट मिला था ना, जब ये सेल किया था तभी कस्टमर को। तो कैन आई से all 500 units, be it 400 499 और be it 1, all 500 are sold for a consideration, ऐसे हम लोग मानेंगे। 499 legit करंटली भी कंसिडरेशन के लिए जा रहा है और एक का कंसिडरेशन पहले ही आ चुका था। सो एप्पल को आईटीसी रिवर्सल इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। ये है तुम्हारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक। रिप्लेनिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, मेपल ने क्या किया? मेपल ने खुद का स्टॉक पहले यूज किया एंड देन एप्पल सेंट द गुड्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब सर ये तो सेम हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट में क्या हुआ था? पहले पहले ये हुआ था कि पहले ही एप्पल ने कुछ परचेज करके रखा था, उस पर जीएसटी पे करके रखा था, पूरे 500 का पहले ही परचेज करके रखा था, उसके बाद कस्टमर उसके पास आया। इधर ऐसे नहीं हो रहा है, इधर मेपल पहले कस्टमर को सर्विस दे रहा है और वो जो कस्टमर को सर्विस देके उसके पास वो जो स्टॉक में एक कम हो गया ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है? एप्पल वापस स्टॉक भर रहा है एक से। सो पहले मेपल यूज्ड इट्स ओन स्टॉक and then Apple sent the goods for restoration. So can I say there is no consideration which was involved in this? Yes, and that's why there is no GST which is charged. Any ITC reversal required? No ITC reversal भी required because consideration कुछ charge हुआ नहीं था और जो Apple ने जो goods भेजे थे उसका already पहले Apple को consideration मिल चुका था। ये तुम्हारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस इसमें कवर मैंने कर दिए दोस्त, बराबर? नो प्रॉब्लम। केस 1 मैन्युफैक्चरर ने सर्विस दिया तो, केस 2 डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस दिया तो कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया होगा तो नो जीएसटी, कंसिडरेशन चार्ज किया होगा तो जीएसटी। उसके बाद बात करते हैं केस नंबर 4 का। 3 अभी देख लिया, 4 केसेस। 4 में क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मेपल प्रोवाइड्स रिपेयर सर्विस टू कस्टमर अंडर वारंटी। अभी इधर रिपेयर सर्विस का बात किया, अभी पार्ट रिप्लेसमेंट का बात नहीं है, रिपेयर सर्विस का बात किया, जिसके लिए कुछ भी कस्टमर से चार्ज नहीं किया, बराबर? बट रिपेयर सर्विस किया किसने? मेपल ने किया। सो कैन आई से मेपल विल चार्ज द अमाउंट फ्रॉम द एप्पल? यस। सो चार्जेस, मेपल चार्जेस मैन्युफैक्चरर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मेहनत तो डिस्ट्रीब्यूटर ने किया ना। सो एप्पल जो भी एप्पल पैसा देगा टू मेपल, उस पे जीएसटी भी चार्ज होगा। तो कितना पैसा देगा? 10 लाख प्लस 1 लाख। सो बेसिकली 1 लाख का एप्पल उसका आईटीसी ले सकता है। जो भी मेपल को पैसा मिला है 1 लाख, वो मेपल गवर्नमेंट के पास जाके 1 लाख का पेमेंट कर देगा, राइट? वैल्यू प्लस जीएसटी पे करेगा एंड आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, दैट इज एप्पल, जो भी 1 लाख का पेमेंट हो रहा है उसका। कूल्स, ओके। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी का। मतलब क्या? एक्सटेंडेड वारंटी इज डिफरेंट देन योर नॉर्मल वारंटी, ओरिजिनल वारंटी। एक्सटेंडेड मतलब कि 2 साल का ओरिजिनल है और 3 साल का और एक्सटेंडेड मिल रहा है, राइट? सो अमित महाजन ने एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एप्पल को पेमेंट किया 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का पेमेंट किया, बराबर? एकदम परफेक्ट है, ओके। अभी ध्यान दो, ये एक्सटेंडेड वारंटी कभी बेची थी एप्पल ने? अगर एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे ही बोल दिया था, भाई सप्लाई के केस में बोल दिया कि 2 साल का है और 3 साल का एक्सटेंडेड में और चाहिए तो मुझे बता दो। अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ही ली है और वो एप्पल से ही ली है, then in that case that extended warranty, this 10,000 will be treated as a composite supply to the main phone,
वो कंपोजिट सप्लाई जैसे ट्रीट किया जाएगा और फोन पे जो जीएसटी रेट लगेगा वही 10,000 रुपीज पे जीएसटी रेट लग जाएगा। सो मतलब एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई अगर एक्सटेंडेड वारंटी दी है तो देखो कि किससे ली है एक्सटेंडेड वारंटी, टेकन फ्रॉम एप्पल इटसेल्फ, then it will be considered as composite supply because seller भी एप्पल है and extended warranty देने वाला भी एप्पल है। now rate of goods will be applicable on warranty, बट कभी कभी होता क्या है कि एप्पल फोन बेचता है बट एक्सटेंडेड वारंटी देने वाला होता है जो सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल क्रोमा। क्रोमा कभी कभी एक्सटेंडेड वारंटी देती है पर ओरिजिनल वारंटी किसने दिया है, एप्पल ने दिया है। इन दिस केस प्लीज ट्रीट सेल ऑफ गुड्स एंड एक्सटेंडेड वारंटी सेपरेटली। ये दोनों प्लीज प्लीज सेपरेटली कंसिडर कर लेना। थर्ड पार्टी से अगर लिया होगा तो ट्रीट वारंटी एब्सोल्युटली सेपरेटली। करेक्ट है? ओके। अगर ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे अमित महाजन ने बोला था कि मुझे वारंटी वारंटी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है फोन को, ऐसा बोल दिया था, पर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ नहीं 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 ये तो वारंटी हम लोगों को एक्सटेंड करनी है। सो अगर आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया होगा तो ट्रीट द वारंटी सेपरेटली। सो बेसिकली एक बात बहुत सिंपल है कि अगर एप्पल से ही तूने सप्लाई के टाइम पे ही एक्सटेंडेड वारंटी लिया एप्पल से ही, तो ही वो कंपोजिट सप्लाई है, बाकी ऑल केसेस में तुम लोग उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो। एंड दीज आर योर 5 केसेस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, हाउ टू, मतलब सब कुछ ही इसमें आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट्स में बेसिकली 5 केसेस में। कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट इन आईटीसी चैप्टर क्या होता है, देखो एक एप्पल है एक मेपल है, पार्ट्स रिप्लेस करके दिया अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप लोग एक्चुअली देख लिया है। इज एप्पल रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी? नो, एप्पल हैड ऑलरेडी टेकन मनी अर्लियर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई टू द कस्टमर। एज सच एप्पल को जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, भले तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अभी दे रहे हो पर इसका पहले पैसा कस्टमर से मैंने ले चुका हूं। इसके वजह से जो भी एप्पल ने जीएसटी क्लेम किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ द कैमरास, उसका उसको आईटी से रिवर्स करने का ऐसा जरूरत नहीं है। ओके, ये भी एकदम चकाचक क्लियर हो गया है सर। अभी हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट बाकी है अपने ऊपर का, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का एक पॉइंट है, देखो क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ, कौन सा सर्विस है देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस thereof of national highway projects of National Highways Authority of India in hybrid annuity model। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, देखो हम लोग कंस्ट्रक्शन का सर्विस दे रहे हैं, किसका, रोड एंड मेंटेनेंस का, बेसिकली बराबर मेंटेनेंस का भी सर्विस दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। कहने से एक अगर हाईवे रोड बनाना होगा, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इट टेक्स 15 to 17 years, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। यूजुअली द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स 15 to 17 years, और इसमें होता क्या है ना, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में फॉर सर्टन पीरियड जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता है टोल से, वो पहले एक प्राइवेट कंपनी के पास जाता है और बाकी के जो पीरियड होता है वो बाद में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चला जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग, ये होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। क्वेश्चन ये आता है कि इसका टैक्सेबिलिटी और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उन्होंने बहुत सिंपल बात बोली है, कुछ भी अलग कुछ नहीं है इसमें। देखो हम ये मेरे पॉकेट बुक का एक स्क्रीनशॉट मैंने इधर डाल दिया है। इन केस ऑफ सर्विस पहले ये आइडेंटिफाई करो ये एफसीएम है कि आरसीएम है। तो मुझे समझा कि भाई ये एफसीएम के अंदर फॉल होगा। एफसीएम के अंदर देखो कि वेदर द इनवॉइस हैज बीन रेज्ड विद इन द टाइम लिमिट और नो। इसके लिए हम लोगों को देखना है नॉन कंटिन्यूअस सप्लाई और कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब क्या, जिनका पीरियड, जिनका सप्लाई इज हैपनिंग फॉर मोर देन 3 months, ड्यूरेशन इज मोर देन 3 months। So can I say this duration is more than 3 months? Absolutely right. So that's why this will be treated as a continuous supply. Now please continuous supply जैसे treat करना, और उसके basis पे ही तुम लोग क्या कर सकते हो, identify कर सकते हो कि identify करो, देखो whether the invoice is issued within the time limit. If the answer is yes, then in issue of invoice or receipt of payment, whichever is earlier, is the time of supply. अगर नो होगा भाई, नई टाइम इनवॉइस इशू किया टाइम पे, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो दैट्स इट। उनको यही बोलना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का सर्विस होता है दैट रन्स फॉर 15 to 17 years व्हिच इज मोर देन 3 months, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटीन्यूअस सप्लाई। स्मॉल क्लैरिफिकेशन, एकदम परफेक्ट। सो दो तीन चैप्टर्स हम लोग ने कवर कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई किया, आईटीसी किया, वैल्यू ऑफ सप्लाई किया, ये काफी बड़ा क्लैरिफिकेशन किया। लास्ट 2 points आर लेफ्ट, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक सेक्शन नंबर 10A करके एक है, और 10A के अंदर बोला है ओवर द काउंटर परचेज जो किया जाता है, ओवर द काउंटर परचेज, उसमें जब सप्लायर गुड्स बेचता है टू द रेसिपिएंट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ओवर द काउंटर बेचा जाता है तभी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी एड्रेस गिवन बाय द रेसिपिएंट।
इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जो भी एड्रेस वो देगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो नहीं दिया होगा, प्लेस एड्रेस नहीं दिया होगा, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओवर द काउंटर परचेज का मैं बात कर रहा हूं। ये किसको बेचा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं ऐसे कौन से सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होते हैं, इस पे क्लैरिफिकेशन है। ऐसे कौन से सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होते हैं जिधर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट एंड शिपिंग एड्रेस इज डिफरेंट। बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट एंड शिपिंग एड्रेस इज डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा सर? इसमें हम लोग किसका एड्रेस देंगे, किसका एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे? बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है और शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है, मतलब जिधर सप्लाई हो रहा है वो एड्रेस मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, या जिधर बिलिंग एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो उन्होंने बोला है ऑलवेज कंसिडर द शिपिंग एड्रेस, ऑलवेज कंसिडर द शिपिंग एड्रेस। याद रखना, इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जब बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस अलग होता है, ऑलवेज कंसिडर द शिपिंग एड्रेस, बिकॉज जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने, दैट्स इट। सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन आ सकता है। दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग फ्रॉम दीज अमेंडमेंट्स, नॉट अ वेरी बिग अमेंडमेंट, सिंपल अमेंडमेंट्स। ओके, अभी तुम लोगों को मालूम होगा रजिस्ट्रेशन के केस में उन्होंने रिस्क बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन चालू किया था ऑफ एप्लीकेंट्स, और ये पायलट प्रोजेक्ट था गुजरात में। तो क्या था देखो, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो बोगस रजिस्ट्रेशन लिए जाते हैं वो ना होने के लिए उन्होंने बेसिकली किया है। In order to improve this, biometric Aadhaar authentication of high-risk applicants who opt for authentication of Aadhaar was introduced on pilot basis. High-risk applicants, वो उनके parameters होते हैं, right? An applicant who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters. ठीक है, so उनका basically क्या होता है? Biometric based Aadhaar authentication होता है, taking a photograph of the applicant where the applicant is an individual, of such individuals where applicant is not an individual, along with the verification of original copy। ठीक है, तो ये बेसिकली सब कुछ क्या होता है, ये हाई रिस्क एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट किया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये पहले जो प्रोजेक्ट था वो गुजरात में सिर्फ एप्लीकेबल हुआ था, मतलब पायलट प्रोजेक्ट था, पर अभी उन्होंने क्या कर दिया, पौंडीचेरी और अरुणाचल आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। बस दैट्स इट। और बाकी जो है, बाकी सब कुछ हम लोग ने क्लास में भी किए हैं और लास्ट टाइम के अमेंडमेंट्स है। ये अमेंडमेंट जो है ना भाई, इतने ही अमेंडमेंट्स है, इसके ऊपर अमेंडमेंट्स नहीं है। जो जो अमेंडमेंट्स बाकी है, मतलब all the amendments are really very easy. So yes, this is the lecture for the GST amendments, and don't worry, just do these amendments and go for the exam. I'm sure that you will rock the exam, and expect 2 questions at least from the GST amendments in your पेपर, राइट? सो ये जो सिनारियोज दिए ना, सिनारियोज अच्छे से एकदम करना और खुद से एक बार ट्राई करना कि कैसे क्या किधर क्या आता है, रफ में करना, एंड यू विल बी जस्ट सेट टू गो फॉर द एग्जाम। सो यस दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज अमित महाजन, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, एंड आपको कैसे लगा है, ऑनेस्ट रिव्यू देना, और अगर कुछ भी नहीं होगा बताने के लिए तो एक थैंक यू भैया तो लिख ही सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।